सभी बच्चे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप लोगों का स्वागत है। और एक ही सर साइंस के विषय में आपको बता रहे हैं। ये साइंस पढ़ा रहे थे, उसमें जो कुछ बताया गया है उससे आगे की बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ से मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को ही यहाँ पढ़ाना है और समझाना है। तो थोड़ा जो आप लोग पढ़ते हैं क्लास वगैरह में वो थोड़ा सिस्टम दूसरे ढंग का होता है ये। और यहाँ जो कुछ बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। ये साइंस में अब पढ़ाते हैं आपको हाइड्रोजन तत्व। हाइड्रोजन के विषय में जानकारी देना है। हाइड्रोजन के विषय में आप यह समझिए कि हाइड्रोजन दुनिया का सबसे पुराना तत्व है। यही तत्व सबसे पहले ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ था, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन तत्व की ऐसी विशेषता है कि यही एक ऐसा तत्व होता है जिसके परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ये हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व होता है जिसके परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। जब प्रकृति में हाइड्रोजन परमाणुओं के और रूप जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन परमाणुओं के दो रूप और मिलते हैं। एक तो ये है ही, एक ये रूप, एक और एक ये रूप। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और इसमें एक न्यूट्रॉन, ये नाभिक में। और इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें डबल न्यूट्रॉन इसके नाभिक में मिलता है। तो आप लोगों ने ये देखा कि प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 परमाणु मिलते हैं और 3 रूप भी कहा जा सकता है, 3 रूप मिलते हैं। और ये तीनों रूपों को हम हाइड्रोजन के समस्थानिक कहते हैं। आप यह न समझिए कि सर कोई ऐसी बात कर दी कि तो रूप को समस्थानिक बता दिए। ये बड़ा क्लास है और इसका भाव ऊंचा होना चाहिए हमारे आपके साथ। हम समस्थानिक का संभारिक नहीं पढ़ाने जा रहे हैं आपको। वो पिछली कक्षाओं में उसकी चर्चा हो चुकी है और उसको आप लोग जानते हैं। हम आपको ये नहीं बताएंगे, ये नहीं आपको हम पढ़ाने आए हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो समस्थानिक कहलाते हैं। ये आपको यहाँ समझने की बात है। जो हम जिस भाव में मैं बोल रहा हूँ, इस भाव को आप समझिए पहले। तो ये जो है प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 परमाणु की स्थिति मिलती है और यह हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं। इस पहले का नाम जो हाइड्रोजन का ओरिजिनल रूप है, इसको हम कहते हैं प्रोटियम। दूसरा जो इसका रूप देखने को मिलता है इसके परमाणुओं का, उसको कहते हैं ड्यूटेरियम। और तीसरा जो रूप मिलता है उसको कहते हैं ट्रिटियम।
इस तरह से प्राकृत में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्राप्त होते हैं, जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहा जाता है। अब इस प्रोटियम तो हाइड्रोजन का ओरिजिनल रूप है, लेकिन जो एक दूसरा ये समस्थानिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। ये ड्यूटेरियम क्या है? ये तो हाइड्रोजन का आपने बताया, हमने बताया कि ये वास्तविक स्वरूप है हाइड्रोजन के परमाणु का, और जो जुड़ा उनका हाइड्रोजन का किसी तत्वों से होता है, लगातार इनसे भी होता है, ये तीनों से होता है, कहीं न कहीं किसी न किसी कंडीशन में जुड़ते हैं ये। तो ये ड्यूटेरियम जो होता है, यह ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं, भारी हाइड्रोजन, इसको भारी हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, यह एक गैस का रूप है। ये गैस का रूप है, इसको भारी हाइड्रोजन कहते हैं। इसकी खोज 1932 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक यूरे और मर्फी ने किए थे। इसकी खोज 1932 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक मर्फी और यूरे ने किए थे। ये भारी हाइड्रोजन से आजकल भारी जल बनाया जाता है। इस भारी हाइड्रोजन से आजकल भारी जल बनाया जाता है। भारी जल की बात तो मैं आपसे करूंगा, लेकिन जो ट्रिटियम है इसके विषय में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का एक तीसरा समस्थानिक है, और यह रेडियोधर्मी होने के कारण यह प्रकृति से अधिकतर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और यह बहुत कम मिल पाता है, नष्ट भ्रष्ट होता रहता है। और ड्यूटेरियम को जो भारी हाइड्रोजन कहते हैं, आजकल इसका प्रयोग कई कामों में किया जाता है, लेकिन मुख्यतः यहाँ हमको आपको जो बताना है वो भारी हाइड्रोजन से भारी जल बनाया जाता है। भारी जल, इस भारी जल को कहते हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स। ये इस भारी जल की खोज भी अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1932 में ही किए थे, और अमेरिकी जो वैज्ञानिक इस भारी जल की खोज किए थे, इनकी खोज, उसका नाम यूरे और बांसबर्न ने किए थे। बांसबर्न, भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरे और बांसबर्न ने किए थे। भारी जल और भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए 1934 में यूरे को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1934 में यूरे को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारी जल क्या है? तो भारी जल तो निर्मित होता है,
यह भारी जल जो है यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एक द्रव का रूप होता है। भारी जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एक द्रव का रूप होता है। इसका गलनांक 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 101 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्वाधिक घनत्व इसका 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका अणुभार 20 होता है। ये भारी जल का प्रयोग जो होता है वह परमाणु रिएक्टरों में हम मंदक के रूप में करते हैं। भारी जल का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में करते हैं। यह भारी जल जो है यह भारत में कई जगहों पर तैयार किए जाते हैं, जैसे नरौरा है, कोटा है, बड़ौदा है, भाखरा नांगल है, तूतीकोरिन है, मडुगुरु है, तलचर है, ट्रॉम्बे है, थाल है। इन स्थानों पर भारत में भारी जल का निर्माण होता है और भारी जल जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए हानिकारक है और भारी जल का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो ये हुआ हाइड्रोजन और भारी जल। अब आपको जो है, अब आइए चलते हैं जल या H2O पर। H2O जल या H2O जल का संबंध मानवीय जीवन या संसार के अधिकतर जीवधारियों से है और जल की एक विशेष उपयोगिता है। यदि जल के अंदर क्वालिटी और गुण नहीं रहता और इतनी क्वालिटी और गुण जल नहीं रखता तो जल जीवन के लिए सुलभ नहीं हो पाता। तो जल के अंदर बहुत मेरिट है, बहुत गुण होता है और यह अपने स्पेशल और विशेष गुण के कारण जीवों को जीने के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन का रूप मिला और जीव जो बने वो जल में ही बने और ये भी कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तो ये तो हमारा एक भाव है जो आपके सामने मैंने व्यक्त किया। अब आपको यहाँ हमको कंपटीशन में जो जल की दशा है, कंपटीशन के प्रश्न में उस चीज़ को यहाँ फॉलो करना है। जल देखिए, अब आप विज्ञान के तौर तरीके पर हम आते हैं और आपसे बोलते हैं जल एक यौगिक होता है।
जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से निर्मित होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से निर्मित होता है। आयतन के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का होता है, लेकिन अणु भार के अनुसार यह संबंध 1:8 का होता है। ये जो जल होता है इनका अणु भार 18 होता है। अणु भार 18 होता है। जल को हाइड्रोजन के ऑक्साइड कहा जाता है। जल को हाइड्रोजन का ऑक्साइड कहा जाता है। एक आकलन के अनुसार ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थों का लगभग 75% अंश जल होता है। लेकिन क्या ये पृथ्वी पर जितने समस्त पदार्थ हैं, क्या इनका जल निकाल करके कोई यह चीज़ें बताया है? तो नहीं। एक मोटे तौर पर एक वैज्ञानिक आकलन होता है। हर साइंस के हर पार्ट को आप तराजू पर नहीं तौल सकते। बहुत सी बातें विज्ञान की कल्पनाशील है, हाइपोथेसिस में है, और उस हाइपोथेसिस के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं तभी हमको कुछ और ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तो वैज्ञानिक मत के अनुसार, एक आकलन के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थों का 75% अंश जल होता है। ये जल जो होता है यह जल की स्थिति ऐसी है कि यह जीवन के लिए आया और जीवन से संबंधित बातों का इससे घनिष्ठ संबंध रहा। अब जो ये जल है, इस जल के विषय में बताया जाए तो जल की कई क्वालिटी होती है। जल के कई प्रकार होते हैं। जल के सामान्यतः जो प्रकार हैं, जो हमको सामने देखने को मिलता है, उनकी एक एक हम बातें पहले करते हैं। इस जल की एक मान लीजिए कि एक जल जो होता है इसको हम कहते हैं वर्षा का जल। वर्षा का जल। एक दूसरा जल है आसूत जल। आसूत जल। एक तीसरा जल है पेयजल। पेयजल। एक चौथा जल है ये कुएं का जल। कुएं का जल। ये पांचवा है, ये है नदी का जल। ये छठवां है, ये है झरना का जल। ये सातवां है, ये है समुद्री जल। ये सब टाइप ऑफ वाटर है। टाइप ऑफ वाटर। ये एग्ज़ाम में इन्हीं को विकल्प के रूप में रख देता है और इनकी कुछ विशेषता पूछ लेता है। तो हम तो जल ही जानते हैं और इसमें फंस जाते हैं। तो ये जल को लिखे हैं, इनके विषय में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है।
थोड़ा थोड़ा सा हर सिस्टम में आना है। ये है वर्षा का जल। बादल बनते हैं, मेघ बनता है, वर्षा होती है। वर्षा का जल जो होता है वह बादल में बनता है और बादल में बनने के बाद वह नीचे गिरता है। जब वह बनता है जिस समय इसका रूप बनता है, वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बनता है। वह जल शुद्ध होता है। प्राकृतिक रूप से दुनिया का सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। प्राकृतिक शुद्ध जल ये वर्षा का जल कहलाता है। ये जो वर्षा होती है फिर नीचे आता है। जब आता है तो बीच में कार्बन डाइऑक्साइड की अम्लीयता के कारण कुछ इसका पीएच मान जो होता है वो घट जाता है, हल्की अशुद्धियाँ आ जाती हैं ज़मीन पर आते आते। लेकिन जो बनता है, जिस कंडीशन में बनता है, वो वर्षा का जल जो होता है वह प्राकृतिक रूप से सबसे शुद्ध जल माना जाता है। यह दूसरा है, इसको कहते हैं आसूत जल। आसूत जल बनाने के लिए क्या होता है? आसूत जल जो है इसको बनाया जाता है। ये कृत्रिम रूप से बनाए गए सबसे शुद्ध जल का नाम है आसूत जल। यही जो जल है इसको उबालते हैं, उबाल करके वाष्प में आता है तो वाष्प को ठंडा करते हैं। जब ठंडा करते हैं तो वो बन जाता है आसूत जल। और उस जल का जो प्रयोग होता है चिकित्सा विभाग में दवा बनाने में किया जाता है और बैटरी वगैरह में डाला जाता है, इसका प्रयोग होता है। तो ये हो जाता है आसूत जल। और ये तीसरा जो है ये है पेयजल। पेयजल को साधारण जल भी कहा जाता है। साधारण जल यह जो पेय जल है, इस पेयजल को हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, बोरिंग करके निकालते हैं। सप्लाई का जो पानी आता है टंकी में चढ़ाया जाता है नीचे से, वो भी वही बात है। ये सब भूमिगत जल का एक रूप होता है और पूरे जल का वैज्ञानिक आकलनता के अनुसार पूरे जल का 2.5% हिस्सा कवर करता है ये। इस जल में केवल जल ही नहीं है, H2O का केवल दावा नहीं करता, ये पूर्णतः शुद्ध नहीं है पेयजल। इसमें बहुत सी चीज़ें घुली रहती हैं, कुछ कैल्शियम होते हैं, कुछ फास्फोरस होते हैं, कुछ इसमें आयरन होते हैं, ये सब होते हैं। और कुछ तत्व और मिले होने के कारण जो तत्व इसमें मिले रहते हैं इस भूमिगत जल में, वह हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। और लाभदायक होते हैं इसलिए हम लोग उसको पीने का काम करते हैं। लेकिन हल्का शुद्ध होते हुए भी इस जल का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है। इसको कहते हैं पेयजल, साधारण जल। ये भूमिगत जल का एक रूप होता है। ये चौथा है आपको कुएं का जल। कुएं का जल भी एक प्रकार का जल होता है और इसका प्रयोग भी हम लोग पीने के लिए करते हैं। लेकिन कुएं के जल में और जो ये पेयजल है थोड़ा सा अंतर होता है। कुआं तो अब रह ही नहीं गया, कुआं तो बहुत ख़त्म हो गए। लेकिन कहीं कहीं पर जो कुएं हैं उनका पानी अगर आप पीजिए, जो अपने हैंड पाइप का पानी पीते हैं, सप्लाई का पानी पीते हैं, और कुएं के जल को भी लाइए,
उसके स्वाद में अंतर होगा। कुएं के जल में जो आपको बताए हैं उनके अलावा कुएं के जल में बहुत से और भी तत्व मिलते हैं। जितने शरीर को मजबूत करने वाले तत्व होते हैं, शरीर की क्रियाओं में भाग लेने वाले तत्व होते हैं, वो कुएं के जल में आपको और मिलते हैं अधिक बढ़ करके। पोटेशियम हुआ, आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, नाइट्रेट हुआ, मैग्नीशियम हुआ, बहुत से तत्व जो होते हैं ये कुएं के जल में घुले रहते हैं, प्राकृतिक संबंध में रहते हैं, नेचुरल फार्म में रहते हैं। और नेचुरल फार्म में प्राकृतिक संबंध में रहने के कारण, प्रकृति के वातावरण में इस जल को का हमेशा समन्वय बने रहने के कारण इसमें तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। और तत्वों की मात्रा बढ़ने के कारण इनमें एक विशेष प्रकार का स्वाद उत्पन्न हो जाता है। यदि कुएं का जल यदि बिल्कुल कीटाणु मुक्त करके अगर पीने का प्रयोग करते हैं, जैसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट दवाइयाँ डालते थे, ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं पड़ता, उसमें क्लोरीन की गोली डाली जाती है और सब सिस्टम से किसी तरह से जीवाणु मुक्त कर देते हैं यदि आप, तो कुएं का जल जो है पीने के लिए इससे बेहतर माना जाता है। ये पेयजल से भी बेहतर होगा, लेकिन इतना करने के बाद भी पहले तो कुएं के ही जल पीते चलो। तो कुएं की जल की एक विशेषता है, यह है पेयजल का प्रयोग के रूप में कुएं का भी जल करते हैं, लेकिन इसमें कुछ तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें विशेष स्वाद आ जाता है। इसका विशेष स्वाद उत्पन्न हो जाता है इसमें। ये एक जल होता है नदी का जल। नदियाँ किसी पर्वत पहाड़ से निकली हुई हैं और अपने जल को मुंह में फ्लोटिंग में लाते हुए विभिन्न जगहों से गुजरते हुए जाकर सागरों में गिर जाती हैं। और नदी का बहाव होता है और जगह जगह पर इसमें कटान होती है, जगह जगह पर कूड़े कचड़े भी डाल देते हैं। इस तरह से नदी का जल जीवाणु युक्त होने के कारण डायरेक्ट पीने योग्य नहीं होता है। ये नदी के जल में जीवाणु मिलते हैं और इस कारण जो है ये पीने योग्य नहीं होता है। कुछ नदियाँ पवित्र नदियाँ कहलाती हैं, जैसे हमारे यहाँ का गंगा का जल है, पवित्र नदी है, तो इसका प्रयोग पीने के लिए डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन स्नान में प्रयोग किया जाता है। और स्नान में इसलिए प्रयोग किया जाता है, इसमें वैज्ञानिक एक कारण भी होता है। आपके गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं ये। और बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, यह बैक्टीरियोफेज वायरस ये बैक्टीरिया को मार करके नष्ट कर देता है। हम स्नान करते हैं जहाँ जहाँ गंगा का जल जाता है, जिस सिस्टम में पूरे शरीर में फ्लोइंग करता है, वो बैक्टीरिया को मार करके ख़त्म करता है। इसलिए हम स्वस्थ रहते हैं, इसलिए गंगा जल में हम स्नान करते हैं। बल्कि ये है कि गंगा जल जहाँ है वहाँ फ्लोइंग सिस्टम में दिखने को मिलना चाहिए। इकट्ठा और कहीं गड्ढे वगैरह हो गए हों उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये जो है नदी का जल जो होता है जीवाणु युक्त होने के कारण ये डायरेक्ट पीने योग्य नहीं हो पाता है। ये है 6वां नंबर, ये है झरना का जल। झरना आप लोग पढ़े होंगे, जियोग्राफी में है। और
ये झरना जो होता है, झरने का जो निर्माण होता है वो बड़े बड़े जहाँ पर्वत पहाड़ हैं उसी क्षेत्रों में होता है। जैसे किसी पर्वत पहाड़ क्षेत्र में कहीं जगह हो गया, बड़ा सा कुंड हो गया, ये वर्षा से भर गया और ये कुंड से सुराग निकलकर लंबे कई किलोमीटर दूर पर जा कर के ये पानी गिरने लगा, ये जल गिरने लगा और ये जल लगातार गिरता रहता है, बरसों भर गिरता रहता है, ये जल खत्म नहीं हो पाता। और जल जो ही खत्म होने की स्थिति में होता है फिर वर्षा हो जाती है, फिर ये भर गया कुंड में और फिर यह किसी क्षेत्र के निचले क्षेत्र में आकर ये बह करके ये लगातार गिरता रहता है। इसको कहते हैं हम झरना। झरना का जल पत्थरों के बीच लगातार लंबे समय तक बने होने के कारण, भाई पहाड़ी इलाका है जहाँ बड़े बड़े कुंड हैं तो वो पत्थर ही हैं, तो पत्थरों के बीच इकट्ठा होने के कारण यह एक विशेष गुण रखता है और औषधीय बनाने का गुण रखता है। इसलिए झरना के जल को मिनरल वाटर कहा जाता है, मिनरल्स वाटर कहा जाता है। झरना के जल को मिनरल्स वाटर कहा जाता है। ये 7वें नंबर का जो जल है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे। ये बार बार जितनी जल की ये क्वालिटियाँ हैं इनसे कई बार प्रश्न टेट में मैंने देखा है, सुपर टेट में देखा है, बैंक ऐसे सीरियलों में तो आता ही है, पीसीएस में भी देखा है, पीसीएस जे में देखा है, ये सब जितने एसआई में मैंने देखा है कहीं कहीं पर। इस तरीके से ये जल के विषय में जो हमने बताया ना कि मानव जीवन का संबंध जल से बहुत नज़दीक है ना, तो ज़रूर ही बनेगा। ये जनरल साइंस का मतलब क्या होता है? जनरल साइंस का मतलब होता है साइंस का वह पार्ट जो मानवीय जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो या मानवीय जीवन को प्रभावित बहुत करने वाला हो, वही जनरल साइंस का विषय कहलाता है। नहीं रहेगा तो आ भी जाएगा, वह चैप्टर भी आ जाएगा। कोरोना से इतने दिन परेशान हुए, उसके विषय में अब लेखक अब लिखना शुरू करेंगे, एक पेज उसके विषय में बताएंगे, उसका हानि लाभ स्ट्रक्चर, उनकी संरचना, ये सारी चीज़ें। अभी तो कंप्लीट ज्ञात भी नहीं है, ज्ञान भी अभी उसके विषय में लोग प्राप्त कर रहे हैं। जब भी हो जाता है पूरा कंप्लीट, एक पेज पढ़ने को आ जाएगा वो। तो किसी भी विशेष स्थिति से जब हम प्रभावित होते हैं विज्ञान की स्थिति से, तो विज्ञान का जनरल साइंस का एक विषय बन जाता है। और बाकी जो शाश्वत, जो हमेशा हमारे व्यवहारिक जीवन में जिनकी साइंस की उपयोगिता है वो तो है ही, वही तो, इसीलिए तो जल से सवाल आता है हमेशा। जल से अनेक प्रकार की सारी चीज़ें आती हैं, व्यवधान, बीमारियां क्या क्या आती हैं। तो ये जल से, इसलिए जल की क्वालिटी के विषय में जानकारी यहाँ लेना होता है, यहाँ भी आता है, प्रश्न आता है यहाँ से। तो ये जो है ये झरना का जल हो गया। इसके बाद ये 7वां है समुद्री जल। ये 7वें नंबर जो है ये है समुद्री जल। समुद्री जल आज से समझिए, समुद्री जल दुनिया का सबसे अशुद्ध जल होता है। इस जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है और सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये जल न तो पीने योग्य होता है और न ही यह सिंचाई योग्य होता है। यह जल न तो पीने योग्य होता है न सिंचाई योग्य होता है। इसका प्रयोग नमक बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है नमक बनाने में किया जाता है। अब देखिए, ये तो आपको मैंने बताया जल के ये सब प्रकार हैं आपके सामने। और
अब आते हैं गुण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट द वाटर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। एक है मृदु जल, मृदु जल, और एक होता है कठोर जल, कठोर जल। ये रासायनिक गुण के आधार पर जल दो प्रकार के होते हैं, और एक होता है मृदु जल और दूसरा होता है कठोर जल। अब मृदु जल क्या है? मृदु जल, मृदु जल वह जल कहलाता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है। ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है उसको मृदु जल कहते हैं। इस जल का प्रयोग कपड़ा धोने और पीने के लिए किया जाता है। इस जल का प्रयोग कपड़ा धोने और पीने के लिए किया जाता है। ये आपका दूसरा जल है, ये है कठोर जल। कठोर जल वह जल कहलाता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है, और इस जल का प्रयोग कपड़ा धोने के लिए नहीं हो पाता है। इस जल का प्रयोग पीने के लिए डायरेक्ट नहीं होता है। इस जल में कठोरता के दो कारण होते हैं। एक होता है अस्थायी कठोरता और दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, ये तो जल में कठोरता के दो कारण होते हैं। एक होता है अस्थायी कठोरता और दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। जब जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हों तो ऐसी कठोरता आ जाती है। और इस कठोरता को दूर करने के लिए हम इसको पानी को उबाल देते हैं, उससे दूर हो जाता है, अर्थात चूना मिलाते हैं, उससे भी दूर हम कर लेते हैं। इसी प्रकार जल की अस्थायी कठोरता, जब जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड या नाइट्रेट के लवण घुले हों तो ऐसी कठोरता आ जाती है। जब जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट के लवण घुले रहते हैं तो ऐसी कठोरता आ जाती है। और इस कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम जियोलाइट और सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का प्रयोग करते हैं तो ये कठोरता दूर हो जाती है। तो ये अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। दूर होने का मतलब होता है कि कठोर जल से मृदु जल बन जाता है, यही दूर करने का तात्पर्य है। तो इस तरह से हमने ये जल की बात किया, और अगले क्लास में आपको आगे की बातें हम बताते हैं। इसी के साथ बच्चे, जय हिंद।